नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 15 जून 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पर हम गहराई से बात करेंगे। ये पहला भाग है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर उपयोगी रहेगा। आज हम वन अधिकार अधिनियम, कार्बन प्राइसिंग, कृषि में जो डिजिटल चीजें हो रही हैं और सरकारी योजनाओं के फंड्स, इन सब पर बात करेंगे। कुछ चीजें शायद हमने पहले भी छुई होंगी, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं वन अधिकार अधिनियम FRA। केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर कुछ FRA सेल बनाने को मंजूरी दी है। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAGGUA के तहत है। क्या लगता है इससे जमीन पर काम बेहतर होगा? हाँ, ये 324 सेल स्वीकृत हुए हैं। इनका मुख्य काम होगा जो दावे आते हैं उनके कागजात तैयार करना, डेटा संभालना, मतलब एक तरह से सहायता करना। अच्छा। पर देखिए, फैसला लेने का अधिकार वो तो जो मौजूदा समितियां हैं, ग्राम सभा की FRC, फिर SDLC, DLC, उन्हीं के पास रहेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन नए सेलों के जो नियम हैं वो मुख्य FRA एक्ट 2006 से नहीं आ रहे। ओह, वो DAGGUA कार्यक्रम के तहत हैं। तो फिर ये चिंता की बात नहीं कि कहीं ये मुख्य कानून से हटकर एक अलग ही सिस्टम ना बन जाए? बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या ये एक तरह का पैरेलल FRA तंत्र बन रहा है? और फिर क्या सिर्फ और सिर्फ सेल बना देने से वो दिक्कतें दूर होंगी जो जमीन पर हैं? जैसे कि? जैसे समितियों की बैठकें टाइम पर नहीं होती, या जो दावे मान भी लिए गए उन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमल करने में हिचकिचाता है। तो ये जमीनी चुनौतियां तो बनी रह सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। और बस याद दिलाने के लिए FRA से वनवासियों को काफी अहम अधिकार मिलते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अपनी या समुदाय की वन भूमि पर अधिकार 4 हेक्टेयर तक, पशु चराने का, छोटे मोटे वन उत्पाद इकट्ठा करने का अधिकार, और जंगलों को बचाने और मैनेज करने का भी अधिकार। और ये अधिकार मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं पर बेचे नहीं जा सकते। सही कहा, ये वंशानुगत हैं पर ट्रांसफरेबल या बेचने योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए वन अधिकारों से आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से ही जुड़ा एक और मुद्दा, कार्बन मूल्य निर्धारण। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट आई है, क्या कहती है वो? हाँ, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में कार्बन प्राइसिंग के जो तरीके हैं वो बढ़ रहे हैं। अब 80 हो गए हैं। 80? अच्छा। हाँ। और ये दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करते हैं। भारत भी इसमें काफी एक्टिव है, अपने सिस्टम बना रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कवरेज ज्यादातर बिजली और इंडस्ट्री सेक्टर में है। और बाकी? कृषि और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर वो अभी भी काफी हद तक इसके दायरे से बाहर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है इसे लेकर? कोई खास मैकेनिज्म? हाँ, 2 चीजें हैं में। एक तो पेरिस समझौते का आर्टिकल 6 जिसके नियम COP29 में फाइनल हुए, और दूसरा यूरोपियन यूनियन का CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अच्छा, ये CBAM क्या है संक्षेप में? ये बेसिकली आयात होने वाले सामान पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से एक तरह का चार्ज या टैक्स लगा सकता है। तो इससे देशों पर दबाव बनता है। दिलचस्प है। और भारत ने भी तो अपनी स्कीम शुरू की है। जी, 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू की है। इसमें कंप्लायंस मार्केट भी है और वॉलंटरी ऑफसेट मार्केट भी। इसके मुख्य तरीके वही हैं, ETS यानी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जहां कंपनियां उत्सर्जन के परमिट खरीद बेच सकती हैं। फिर कार्बन टैक्स है और कार्बन क्रेडिटिंग, जहां प्रोजेक्ट से उत्सर्जन कम करके क्रेडिट कमाए जाते हैं। समझ गया। अब जरा कृषि की तरफ चलते हैं। एग्री स्टैक, इसे मजबूत करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की बात हुई है। ये एग्री स्टैक आखिर है क्या? देखिए, एग्री स्टैक को कृषि के लिए एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। जैसे आधार है ना पहचान के लिए, हाँ, वैसा ही कुछ कृषि के लिए। इसमें किसानों का एक डेटाबेस होगा, उनकी जमीन का डिजिटल नक्शा होगा, मतलब जियो रेफरेंस्ड मैप, और डिजिटल फसल सर्वेक्षण। इससे पता चलेगा कि कहाँ क्या बोया गया है, बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। अच्छा, तो इसका फायदा? फायदा ये कि किसानों को और सरकार को दोनों को समय पर और भरोसेमंद डेटा मिलेगा। नीतियां बनाने में आसानी होगी। अभी हाल में किसान पहचान पत्र को डिजी लॉकर से जोड़ने की बात भी हुई है, वो भी इसी दिशा में एक कदम है। ठीक है। कृषि में टेक्नोलॉजी के बाद अब सरकारी योजनाओं के पैसों के मैनेजमेंट पर आते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए फंड देने के कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं। हाँ, वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, यानी जो पूरी तरह केंद्र सरकार फंड करती है। इसमें मुख्य बात है जस्ट इन टाइम फंड रिलीज।
मतलब पैसा तभी जारी होगा जब उसकी वाकई जरूरत होगी। अच्छा, ये कैसे काम करेगा? एक सेंट्रल नोडल एजेंसी CNA होगी हर स्कीम के लिए। वो जरूरत के हिसाब से पैसा मांगेगी और एक बार में ज्यादा से ज्यादा 25% ही रिलीज होगा। और अगली किश्त लेने के लिए पहले जो पैसा मिला है उसका कम से कम 75% खर्च दिखाना होगा। तो इसका मकसद है कि पैसा बेकार पड़ा ना रहे और सही से इस्तेमाल हो, वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। बिल्कुल, यही लक्ष्य है, फंड्स का कुशल प्रबंधन। ये PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरूरी इस्तेमाल के साथ काम करेगा। और एक और चीज है, योजनाओं के लिए सनसेट क्लॉज लाने की बात। मतलब हर योजना की एक तय समाप्ति तिथि होगी। ये भी अहम लगता है। ठीक है, ये तो हो गए मुख्य मुद्दे। अब कुछ छोटी छोटी खबरें जल्दी से देख लेते हैं। जी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में आग लगी है। हाँ, ये चिंता की बात है। हिमाचल में शिपकीला दर्रा, वहाँ बॉर्डर टूरिज्म शुरू हुआ है। सतलज नदी यहीं से भारत में आती है ना? जी हाँ, बिल्कुल, सतलुज का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई। वो काकोरी कांड और HRA से जुड़े थे। जी, इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो ओमान और ईरान के बीच है, वहाँ कुछ तनाव की खबरें हैं। ये तेल के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। हाँ, वैश्विक तेल सप्लाई के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो वगैरह पर टैक्स चोरी की जांच चल रही है। इन पर 30% टैक्स लगता है। ये रेगुलेशन का हिस्सा है। और आखिर में UN विमेन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी घट रही है। भारत की रैंक 181 देशों में 174वीं है। ये वाकई चिंताजनक आंकड़ा है। तो आज हमने EFRA के नए सेल्स और उससे जुड़े सवाल, कार्बन प्राइसिंग की दुनिया भर की स्थिति, एग्री स्टैक से कृषि का डिजिटलीकरण और सरकारी योजनाओं के फंड मैनेजमेंट पर बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया। और आज की बातचीत से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। बताइए। ये जो एग्री स्टैक जैसी डिजिटल चीजें बन रही हैं, ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने तक ही सीमित रहेंगी या वाकई में छोटे और सीमांत किसानों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने में मदद कर पाएंगी? डेटा से आगे बढ़कर असल फायदा कैसे पहुंचेगा, ये देखना होगा। बहुत जरूरी सवाल है ये। इस पर विचार करना होगा। तो ये थी 15 जून 2025 की खबरों पर हमारी आज की चर्चा का पहला भाग। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।